हम है युवा भारत जो विज्ञान की ताकत को है पहचानते, आपस में प्रेम भाईचारे की एकता को है जानते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं वंशिका तिवारी और मैं ऋषि पांडे अपने सभी प्यारे मित्रों के लिए लाए हैं जादुई पिटारा। इस जादुई पिटारे में है ढेर सारा खजाना, कुछ विज्ञान की बातें, संत रविदास जयंती पर कुछ रोचक जानकारियाँ, दोस्ती का महत्व और पंचतंत्र से एक प्रेरणादायक लघु कथा। तो चलिए बिना कुछ समय गवाए ले चलते हैं आपको आकाशवाणी की मजेदार दुनिया में। पता है वंशिका, कल रविदास जयंती थी। हर साल माघ मास की पूर्णिमा के दिन रविदास जयंती मनाई जाती है। इस साल 24 फरवरी यानी कि कल मनाई गई थी। अच्छा, हमारे देश में साधु संतों और ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ अनेक संतों ने जन्म लेके भारत की भूमि को धन्य किया है। इन्हीं में से एक नाम महान संत रविदास जी का है। ऋषि, तुम्हें पता है उनके पिताजी का नाम क्या था? नहीं पता। चलो मैं ही बताती हूँ। संत रविदास जी के पिता का नाम संतोष दास और माता जी का नाम कलसा देवी था। अच्छा दोस्तों, संत रविदास का नाम सुनते ही हमें उनका भक्ति से मिला जुला काव्य याद आता है। ऋषि, तुम्हें ये चीज पता है कि संत रविदास जी कौन थे? वंशिका, मैं बस इतना ही जानता हूँ कि यह एक संत और कवि थे। इनकी रचनाएं हमें पुस्तकों में देखने को मिलती है। तो चलो ऋषि, मैं तुम्हें और हमारे मित्रों को संत रविदास जी की कुछ रोचक जानकारी देती हूँ। संत रविदास जी की जयंती माघ माह में पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष जैसा कि तुमने बताया 24 फरवरी को थी। इससे एक महत्वपूर्ण कहावत बहुत प्रसिद्ध है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वंशिका, इस कहावत का क्या अर्थ है? तुम्हें कई लोगों ने कहावत कहते हुए सुना होगा। इसका मतलब है अगर व्यक्ति का मन साफ हो तो किसी काम को करने में उसकी नीयत भी अच्छी होती है। अच्छा, ये इतनी प्रसिद्ध क्यों है? इस कहावत का जन्म उस समय हुआ जब उनके शिष्यों ने उन्हें गंगा स्नान के लिए पूछा, पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वह अपना काम कर रहे थे। जब उन्होंने दोबारा पूछा तो संत रविदास जी ने कहा कि शरीर को आत्मा से पवित्र होने की जरूरत है, ना कि स्नान से। अगर हमारी आत्मा पवित्र है तो हम कहीं पर भी नहाए, घर पर या, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। संत रविदास को रैदास भी कहते हैं ना वंशिका? हाँ ऋषि, ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन रविदास जी का जन्म हुआ उस दिन माघ पूर्णिमा के साथ रविवार का दिन था, इसीलिए तो उन्हें नाम दिया गया रविदास जी, मतलब रविवार के दिन। ये तो बहुत ही रोचक जानकारी है। मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को भी शायद ये नहीं पता होगा। संत रविदास जी बहुत ही दयालु और दानवीर थे। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से समाज में सामाजिक एकता पर बल दिया। बिल्कुल, उनके उपदेशों और शिक्षाओं से आज भी समाज को मार्गदर्शन मिलता है। ऋषि, मैं तुम्हें उनका एक और दोहा सुनाऊं? हाँ, सुनाओ सुनाओ। चलो सुनाती हूँ। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेहु सहज स्वरूप। इसका अर्थ जानते हो? नहीं। इसका अर्थ है कि निर्मल मन में ही भगवान वास करते हैं। अगर आपके मन में किसी के प्रति बैर भाव है, कोई लालच नहीं है, तो आपका मन ही भगवान का मंदिर, दीपक और धूप है। कितनी सुंदर बात कही है संत रविदास जी ने। इनके दोहे तो गागर में सागर भरते हैं। वंशिका, मैं भी संत रविदास जी का एक दोहा अर्थ समेत सुनाना चाहता हूँ। हाँ, सुनाओ। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। अर्थात रैदास जी कहते हैं कि किसी की जात नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि संसार में कोई जाति पाति नहीं है। सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है। यहाँ कोई जाति बुरी जाति नहीं है। क्या बात है ऋषि, तुमने कितना सुंदर दोहा सुनाया। दोस्तों, मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि वाराणसी में संत रविदास जी का भव्य मंदिर और मठ भी है, और वहीं पर गुरु रविदास स्मारक और पार्क बना है। हाँ। अच्छा, मेरे पास एक कविता है। हाँ, सुनाओ। यह कविता संत कवि रविदास जी पर 1942 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई है। चलो कविता सुनाता हूँ। ज्ञान के आकार मुनीश्वर थे परम, धर्म के ध्वज
हुए उनमें अन्यतम। पूज्य अग्रज भक्त कवियों के प्रखर, कल्पना की किरण नीरज पर सुखर। पड़ी जो अंगड़ाइयां लेकर खड़ी, हो गई कविता की आई शुभ घड़ी। ज्ञान गंगा में समुज्ज्वल चमत्कार, चरण छूकर कर रहा है मैं नमस्कार। कितनी सुंदर कविता थी ऋषि। तो चलिए अब हम यशमिता से सरस्वती वंदना सुनते हैं। अमृत मंत्र नभ, प्रिय स्वतंत्र रब, अमृत मंत्र नभ, भारत में भर दे वर दे वर दे, वीणा वादिनी वर दे वर दे वर दे, वीणा वादिनी वर दे। काठ अंधूर के बंधन सर, महाजननी जो तेरे मैं निर्झर। काठ अंधूर के बंधन सर, महाजननी जो तेरे मैं निर्झर। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे वर दे वर दे, वीणा वादिनी वर दे। तुम्हें पता है ऋषि, आज जब मैं स्टूडियो आ रही थी तब क्या हुआ? क्या हुआ? जब मैं आ रही थी तो एक काली बिल्ली रास्ता काट गई। तो मैंने देखा कि वहाँ एक अंकल खड़े हो गए और किसी और के जाने का इंतजार करने लगे। जब मैंने उनसे जाके पूछा तो उन्होंने कहा कि काली बिल्ली के रास्ता काटने के बाद नहीं जाना चाहिए, हमारा दिन अच्छा नहीं जाता फिर। हाँ, आजकल बहुत लोग अंधविश्वासी भी होते हैं, इसलिए हमारा ये फर्ज है कि हम उनको विज्ञान के बारे में जागरूक करें। हाँ ऋषि, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत के ज्ञान ने पूरी दुनिया को चौंकाया है और भारत के विज्ञान ने इंसान के जीवन को सरल बनाया है। बिल्कुल सही कहा तुमने, इसलिए भारत के वैज्ञानिक विश्व में प्रसिद्ध है। हाँ ऋषि, दोस्तों, विज्ञान को महत्व देने के लिए नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। वंशिका, तुम्हें पता है सन 1928 को 28 फरवरी के दिन भारत रत्न प्राप्त सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। हाँ, इसी खोज की याद में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं। सीवी रमन जी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तुम्हें पता है सीवी रमन जी की समुद्र यात्रा और साइंस की पहेली के बारे में? नहीं पता, चलो तुम ही बता दो। चलो मैं बताती हूँ। रमन जी ने पहली बार बताया था कि आसमान का रंग नीला क्यों है। उसके बाद उन्होंने समुद्र में पानी के नीले रंग के बारे में बताया। क्या तुम्हें वो पता है कैसे होता है? नहीं पता। वो ऐसे होता है कि आकाश के रंग की परछाई है जो समुद्र के पानी में दिखती है। अच्छा, ये तो प्रकाश के बिखरने वाली रिसर्च की बात है। हाँ, और यही रमन जी प्रभाव कहलाता है। प्रकाश के क्षेत्र में तो आज भी कई एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। बिल्कुल, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल तो पूरी दुनिया की केमिकल लैब में होता है। अच्छा वंशिका, आपके पास कोई रोचक जानकारी है तो बताओ। हाँ है ना, मिशन चंद्रयान के दौरान चांद पर पानी का पता लगाने के लिए पीछे भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही हाथ था। कितने महान वैज्ञानिक थे सीवी रमन, है हाँ, ना? हाँ, चलो मैं तुम्हें उनके जीवन की एक प्रेरक घटना सुनाती हूँ। सुनना चाहोगे?
हाँ हाँ, क्यों नहीं। सीवी रमन बचपन से ही बुद्धिमान थे, पर उतने ही शरारती थे। जैसे तुम हो, वह हर काम को जोश से करते थे, पर उनका मन बहुत जल्दी इधर उधर भटकने लगता था। उनकी इस आदत से उनके पिताजी बहुत परेशान रहते थे। एक दिन उनके पिताजी को एक उपाय सूझा। उन्होंने रमन को आवाज दी, रमन, आज मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। रमन जी बैठ गए। उनके पिताजी के हाथ में अखबार था और बड़ा वाला लेंस था। वह लेंस को अखबार पर इधर उधर घुमाने लगे। कुछ देर देखने के बाद रमन बोर होने लगे और बोले, पिताजी, आपने ये दिखाने के लिए बुलाया था? पिताजी बोले, रुको, अब देखो जादू। पिताजी ने लेंस को अखबार पर एक जगह रोका और सूरज की किरणों को इकट्ठा कर अखबार पर एक स्थान पर फोकस करने लगे। थोड़ी देर में उस जगह से धुआं निकलने लगा और आग लग गई। यह देख के रमन हैरान रह गए। पिताजी ने समझाया कि जब मैं लेंस को इधर उधर कर रहा था तो कुछ नहीं हो रहा था, पर जैसे ही मैंने उसे एक जगह फोकस किया तब अखबार जलने लग गया। इसीलिए हम भी अगर कंसंट्रेशन से कोई काम करेंगे तो जरूर सफल होंगे, पर हमारा मन भटकेगा तो कुछ हासिल नहीं होगा। रमन ने बस इस छोटी सीख को अपनाया और अपने परिवार के साथ भारत का नाम रोशन किया। तुम भी यह सीख अपनाओगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत ही प्रेरणादायक घटना थी जो हमें इंस्पिरेशन देती है कि छोटी सी शुरुआत से ही बड़ी चीजें हो सकती हैं। हम भी विज्ञान में रुचि लेकर भारत देश को और आगे ले जा सकते हैं। वंशिका, आपको पता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम क्या है? नहीं, तुम ही बता दो। मैं बताता हूँ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ऋषि, विज्ञान पर तुम्हें कुछ और पता है? हाँ, मैं विज्ञान के चमत्कार पर कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ ऋषि, बताओ, तुम्हें तो बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। विज्ञान मनुष्य के लिए वरदान है। इसने मानव के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। चिकित्सा, यातायात, आवास, मनोरंजन, कृषि आदि क्षेत्रों में विज्ञान अपने करतब दिखला रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान का करिश्मा बेजोड़ है। नेत्रदान, रक्तदान, अंग प्रत्यारोपण जैसी प्रक्रिया से नए जीवन को प्रदान किया जाता है। यातायात के क्षेत्र में भी वैज्ञानिक उपलब्धियां का महत्व है। अब तेज गति वाले वाहन और विमानों ने यात्रा को सुलभ बना दिया है। मनोरंजन के क्षेत्र में रेडियो, वीडियो कैमरा, सिनेमा, कंप्यूटर आदि उपयोगी यंत्र है। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि अत्याधुनिक साधन हैं, जिसके सहारे दुनिया के किसी भी भाग के लोगों से तुरंत संपर्क किया जा सकता है। तुमने तो बहुत अच्छी जानकारियाँ दी ऋषि। रुको रुको वंशिका, मेरे पास विवेक सिंह द्वारा लिखी विज्ञान कुछ पंक्तियां भी है। चलो सुनाता हूँ। सुनाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी विज्ञान की, न्यूटन के गति और ग्राहम बेल के फोन की। एडिसन ने बल्ब को खोजा, वही प्रकाश राज है। वेवेज ने कंप्यूटर खोजा, तकनीकी सम्राट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की, अभिमान की। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाए झांकी विज्ञान की। कितनी सुंदर कविता है ऋषि, मेरे को तो बहुत मजा आया। तुम्हें पता है भारत के विकास में विज्ञान की भूमिका क्या है? नहीं पता। मैं बताती हूँ, चलो। विज्ञान चीजों को देखने का एक नया तरीका प्रदान करता है। मनुष्य विज्ञान की मदद से नई चीजों की खोज कर रहा है। परिवहन की प्रक्रिया को कम करने के लिए कई सड़कों, पुलों और फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। अब विभिन्न स्थानों पर आने जाने के लिए कम समय लगता है। देश में बाजार को मजबूत करने में विज्ञान ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वाह वंशिका, आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी। वंशिका, दोस्ती के महत्व पर बात करने से पहले मैं कुछ कोटेशंस साझा करना चाहता हूँ। हाँ, सुनाओ। पहला, हरिवंश राय बच्चन ने दोस्ती का अर्थ कुछ यूँ समझाया है। दोस्ती ना कभी इम्तिहान लेती है, ना कभी इम्तिहान देती है। दोस्ती तो वो है जो बारिश में भीगे चेहरे पर भी आंसुओं को पहचान लेती है। वाह ऋषि, कितना सुंदर था। दूसरा, सुदामा ने कृष्ण से हंसकर कहा, दोस्ती का मतलब क्या है? कृष्ण ने कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्ती कहाँ होती है। बिल्कुल सही बात कही कृष्ण जी ने। और एक आखिरी, आग लगी थी मेरे घर में, सब जानने वाले आए, हाल पूछा और चले गए। एक ने पूछा,
क्या क्या बचा है? मैंने कहा, कुछ नहीं, सिर्फ मैं ही बच गया हूँ। उसने गले लगाकर कहा, दोस्त, फिर जला ही क्या है? वाह वाह, क्या बात कही है। दोस्तों, दोस्त तो सबके होते हैं और आपके भी होंगे, लेकिन एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड वह होता है जो जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ता। वो जहाँ भी रहता है आपको याद करता है, आपकी हर खुशी दुख में आपके साथ खड़ा रहता है। जिंदगी के हर मोड़ पर खड़ा रहना एक सच्चे दोस्त की निशानी है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरे विचार से सच्चा मित्र हम उसे कहते हैं जिसे हम अपना सुख दुख तथा हर तरह की बात बांट सके। पुस्तक ज्ञान की कुंजी है, तो एक सच्चा मित्र पूरा पुस्तकालय है जो हमें समय समय पर जीवन की कठिनाइयों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। दोस्ती एक भाव है। हम सभी के जीवन में एक दो या इससे अधिक दोस्त होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका कोई दोस्त ना हो। मित्र हमें हर बुरे कार्यों से बचाता है तथा जीवन के हर कठिनाई में हमारे साथ रहता है। बिल्कुल सही कहा तुमने ऋषि। तुम्हें पता है, मैंने दोस्ती पर एक कविता लिखी है, सुनना चाहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो मैं सुनाती हूँ। प्यार से जुड़ा एक विश्वास है दोस्ती, सभी रिश्तों में खास है दोस्ती, आपस में जोड़ने वाला प्यार एहसास है दोस्ती, जीवन में घुले जो मिठास वह है दोस्ती, होठों पर लाए जो मुस्कान वह है दोस्ती, जीवन में भर दे रंग वह एहसास है दोस्ती। वाह, आपने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई। अब तुम कुछ सुनाना चाहोगे? हाँ, मेरे पास भी एक कविता है हाँ हाँ सुनाओ। जो कि ऋचा गर्ग ने लिखी है। एक दोस्त ऐसा भी हो जो सिर्फ मेरा हो, मैं रोऊं तो मुझे हंसाए, मैं रूठूं तो मुझे मनाए, मेरे हर एक दुख में मेरे साथ हो, मेरी हर एक खुशी में मेरे साथ हो, मेरे बिन बोले मेरी बात समझे, मेरे बिन बोले मेरे दर्द को महसूस करे। हाँ, एक दोस्त ऐसा भी हो जो मेरी हंसी के पीछे छिपे दर्द को पहचान ले, जो मेरे गिरने से पहले मेरा हाथ थाम ले। हाँ, एक दोस्त ऐसा भी हो जो जिंदगी की कठिन राह पर मेरा मार्गदर्शक बने, जो दुनिया की भीड़ में मुझे तन्हा ना छोड़े, जो अंधेरे में मेरी रोशनी बने। हाँ, एक दोस्त ऐसा भी हो। कितनी प्यारी कविता सुनाई तुमने ऋषि। दोस्ती के बारे में बात करते करते मैं एक कहानी भी सुनाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहानियाँ तो सबको पसंद होती हैं, तो चलो सुनाओ अब। मैं एक पंचतंत्र की कहानी सुनाऊंगा। पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत पुरानी होती हैं। वे मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई थी। हाँ, मेरे को मेरी दादी नानी ने भी ऐसी बहुत कहानियाँ सुनाई हैं। हाँ, ये छोटी छोटी कहानियाँ होती है, न केवल पढ़ने में रोचक बल्कि बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ भी पढ़ाती है। प्रत्येक कहानी कोई न कोई शिक्षा या सीख अवश्य देती है। यही कारण है कि इन्हें सभी आयु वर्ग के पाठक बेहद चाव से पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप सबके लिए मैं पंचतंत्र के एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक है सच्चा मित्र। बहुत समय पहले एक पेड़ पर तोतों का एक जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के एक छेद में एक बूढ़ा सांप भी रहता था। सांप इतना कमजोर था कि भोजन की तलाश में बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए तोता उसके लिए कुछ खाना छेद के पास छोड़ देता था। सांप तोते का आभारी था। एक दिन एक गिद्ध तोते के ऊपर मंडरा रहा था। तभी एक शिकारी वहां आया और उसने तोते में से एक पर अपना तीर चला दिया। लेकिन सांप ने देखा कि उसके दोस्त खतरे में हैं और उन्हें बचाने के लिए शिकारी के पैर को काट लिया। सांप के काटने से शिकारी का लक्ष्य बर्बाद हो गया और तीर गिद्ध पर लग गया। उनकी जान बचाकर सांप ने दिखाया कि वह एक सच्चा दोस्त था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक सच्चा दोस्त सबसे मूल्यवान संपत्ति है। कितनी अच्छी कहानी सुनाई तुमने ऋषि, मजा आ गया। मेरे पास एक जीव अमेठुआ है, कोई इसे बोल पाएगा क्या? जीव अमेठुआ, ये क्या होता है? आपको नहीं पता? टंग ट्विस्टर को जीव अमेठुआ कहते हैं। अच्छा, चलो इस टंग ट्विस्टर को 3 टाइम्स जल्दी जल्दी बोलकर सुनाओ। जोजो को खोजो, खोजो जोजो को, जो जोजो को ना खोजो तो खो जाए जोजो। ये तो मैं नहीं बोल पाऊंगी। अरे नहीं नहीं, एक बार तो बोलना ही पड़ेगा। चलो एक बार ट्राई कर ही लेती हूँ। जोजो को खोजो, खोजो जोजो को, जो जोजो को ना खोजे तो खो जाए जोजो। अब इससे आगे नहीं बोल सकती मैं। मैं बोल के दिखाऊं? हाँ हाँ दिखाओ।
जोजो को खोजो खोजो जोजो को, जोजो को ना खोजो तो खो जाए जोजो। जोजो को खोजो खोजो जोजो को, जोजो को ना खोजो तो खो जाए जोजो। जोजो को खोजो खोजो जोजो को, जोजो को ना खोजो तो खो जाए जोजो। क्या बात है ऋषि। अच्छा वंशिका, आपके पास कुछ चुटकुले हैं? हाँ हाँ है ना, चलो सुनाती हूँ। साइंस टीचर, क्लास में सो रहे हो क्या? राजू, नहीं टीचर, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी से सर नीचे गिर रहा है। चलो एक और सुनाती हूँ। टीचर, संजू, यमुना नदी कहाँ बहती है? संजू, जमीन पर। टीचर, नक्शे में बताओ कहाँ बहती है? संजू, नक्शे में कैसे बह सकती है, नक्शा गीला नहीं हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास कुछ पहेलियां है, इनको बूझो तो जाने। मेरा पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? अरे ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तुम ही बता दो। इसका उत्तर है प्यास या फिर आग। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी आंखों में उंगली डालो तो वह अपना मुंह खोल देती है? इसका जवाब तो मुझे पता है, कैंची है ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। वह क्या है जिसे हम काटते रहते हैं लेकिन टुकड़े नहीं कर सकते? क्या इसका जवाब समय है? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। अच्छा चलो मैं अब तुमसे एक पूछती हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो ठंड में पिघलती नहीं? मोमबत्ती। हाँ हाँ बिल्कुल सही। चलो एक और, वह क्या है जिसके पास एक आँख पर वह देख नहीं सकती? डॉल्फिन। नहीं, एक और बार ट्राई करो। नहीं पता। चलो मैं ही बताती हूँ, सुई। अरे वंशिका, बातें करते करते हमें पता ही नहीं चला कि हमारे जाने का वक्त हो चला। हाँ ऋषि, अब वक्त हो गया है हमारे जाने का और किसी और के आने का। हाँ, और हमारे फाइनल एग्जाम्स भी तो आ गए हैं। मैं तो चला पढ़ने। मैं भी। दोस्तों, मैं और ऋषि लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे इसी चैनल, इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।